Good afternoon, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear? सर कॉलेज में काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं ईजी। पढ़ा रहे हैं ईजी। क्या है भाई ये ईजी? चलो। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? हम बात कर रहे थे जियोलॉजी की। वी वर टॉकिंग अबाउट जियोलॉजी। आज लास्ट क्लास है। टुडे इज द लास्ट क्लास। टुडे विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स जो भी बचे हुए हैं। सो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। प्रायर टू द स्टार्टिंग विद द बेसिक अनाउंसमेंट्स। From Jan 2 to Jan 30, we have conducted the mock test for your GATE 2022. मॉक टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है गेट 2022 के लिए। आज आखिरी है आपका ये। टुडे इज लास्ट मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए कैन गिव दिस मॉक टेस्ट। नेक्स्ट आज कॉम्बैट भी थी आपकी, ये भी हो गई है, तो सुबह 11 बजे हो गई कंप्लीट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, इसमें जो भी स्कॉलरशिप है उसको आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। दैट कैन बी यूज टू अवेल द सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, if I talk about the batches, for GATE 24, bilingual batch is being launched on 19th of Jan. Topic which is starting is building material and RCC. For GATE 23, bilingual batch is being launched on 19th of Jan. The topic which has started is building material and RCC. For GATE 23-24, bilingual batch is being launched on 19th of Jan. The topic which has started is engineering mathematics. 31st of Jan को यानी कल शाम को 6 बजे will be starting with the marathon session of environmental engineering. I'll be covering the entire topics of your GATE. सारे जो topics हैं GATE के वो complete कर लेंगे इसके अंदर। So I'll try कि कंप्लीट हो जाए 5-6 घंटे में। बच जाता है तो फिर देखते हैं नेक्स्ट से। नेक्स्ट अगर बैच लॉन्च की बात करें, 16 फरवरी को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर लॉन्च हो रही है और 2 फरवरी को सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च हो रहा है आपका। नेक्स्ट, फॉर टुडे एंड टुमारो, आज और कल के लिए एडिशनल 20% ऑफ दिया जा रहा है आपको फॉर ऑल दी सब्सक्रिप्शन ऑफ गेट एंड ईएससी। चलिए, तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए। कल कहाँ तक किया था हमने? मोनोक्लाइन टाइप ऑफ फोल्ड कर रहे थे। तो मोनोक्लाइन टाइप ऑफ फोल्ड तो सारे फोल्ड कर लिए, बस 2-3 ही बचे हुए हैं। तो मोनोक्लाइन हो गया हमारा। मोनोक्लाइन हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विल कंटिन्यू विद दैट। मोनोक्लाइन लास्ट था हमारा। लास्ट क्लास की पिक सेंड कर दी है। ठीक है, हाँ देख ली मैंने भी। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट ऑफ द फोल्ड, मोनोक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिक्लाइन, बेसिन भी हो गए थे मेरे ख्याल से। वी हैव टॉक्ड अबाउट बेसिन्स आल्सो। डोम्स एंड बेसिन्स वो भी हो गया था, इससे पहले ही किया था हमने। तो डोम्स और बेसिन भी हो गया। चलो, नंबर क्या था इसका? व्हाट वाज द नंबर ऑफ दिस मोनोक्लाइन? के
Okay, L. So next of the next of the fold to be referred is, अगला जो fold है is geoanticline and geosyncline. So next of the folds are geoanticline and geosyncline. अंडरलाइन कर रहे थे. अब क्या है ये जियो? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन तो पता ही है हमें. तो एंटीक्लाइन शेप क्या होती है हमारी? एंटीक्लाइन शेप होती है जिसमें हमारा बेड फोल्ड हो जाए कहाँ पर? अपर डायरेक्शन में. दूसरे में बेड फोल्ड हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंटीक्लाइन कॉन्वेक्स होती है अपर डायरेक्शन में. सिंक्लाइन कॉन्वेक्स होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. तो ये जानकारी है हमारे पास. दिस इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस. पर अगर यही एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का साइज बहुत बड़ा हो जाए, if the magnitude of anticline and syncline is comparatively more, this is technically termed as what? इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम जियो एंटीक्लाइन या जियो सिंक्लाइन बोल देते हैं. तो जैसे साइज बढ़ जाएगी उसको हम जियो एंटीक्लाइन जियो सिंक्लाइन बोल देते हैं. बस यही एक फर्क है. तो साइज का फर्क है या मैग्नीट्यूड का फर्क है, बाकी है वही चीज. सेम फोल्ड ही पीछे. सो वी कैन से द एंटीक्लाइन. पीछे से बड़ा हिलता है यार ये. We can say the anticline and syncline. The anticline and syncline with a normal shape. With a normal shape. The normal shape. The normal shape, but very large magnitude. क्या हो गया इसको? The normal shape, but with a large magnitude, are termed as geoanticline and geosyncline. तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली बड़ा है यहाँ पे, यानी सेडिमेंटेशन कंपैरेटिवली लार्ज टाइम तक चली है यहाँ पे. जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंपैरेटिवली लार्ज टाइम तक लगे हुए हैं यहाँ पे. बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. ए बी सी डी एल लास्ट एम कैपिटल में लिख रहे हैं ना. चलो. So next of the fold to be referred is, अगला fold जो हमारे पास अवेलेबल है which may be found in the nature is antichloriums and synchloriums. अब antichloriums और synchloriums क्या है? What are these antichloriums, synchloriums? We know the limbs of the fold. हमें limbs के बारे में जानकारी है fold की. अभी तक जितने भी आपने limbs देखे fold के, मेरे ख्याल से 20-25 डायग्राम तो शेयर कर ही दिए हमने. At least 20 to 25 diagrams of anticline, syncline and different types of folds we have discussed. तो जितने भी लिम्स थे अभी तक हमारे सारे फोल्ड्स के, वो सारे के सारे स्मूथ थे. पर अब अगर लिम्स के ऊपर भी माइनर फोल्ड्स बनने लग जाए, if the limbs of the anticline syncline shows the minor folds over it, it is termed as antichlorium or synchlorium. तो माइनर फोल्ड मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली क्या हो, छोटा हो. अब फिर से बोल के बताएं, बात समझ में आती नहीं है. इफ आई से इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजीली. इसलिए क्या देख लो, उसकी पिक्चर देख लो. So if I see the picture of this, बात वहीं क्लियर हो जाती है. So can be understood there only. So if I show you the picture for this, इसके नीचे बना दे. जब तक रियल पिक्चर निकाल लेना इसकी, अगर मिल जाती है तो.
From here you can understood this. सिंक्लोरियम भी दिखाना है तो यहीं पे शो कर देता हूँ उसके बाद ही, क्यों दूसरे डायग्राम पे जाए, why to go on the next डायग्राम, यहीं पे शो कर दो. This is termed as, वापस दोबारा भी क्यों लिखे, ये सिंक्लोरियम है लिखा तो हुआ है, हमारा एंटीक्लोरियम है, तो सिंक्लोरियम एंटीक्लोरियम. तो अगर माइनर फोल्ड्स भी मिल जाए आपको इसके ऊपर, इसको हम क्या बोल देते हैं टेक्निकली, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एंटीक्लोरियम सिंक्लोरियम. तो डायग्राम देखने के बाद मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है इसके अंदर. रियल पिक्चर अगर देखें इसकी, रियल पिक्चर भी शो कर रखी है किसी ने. So real picture is being shown. क्लियर है चीज. नोट कर लिया सबने, नोट तो कराया नहीं है, यहीं पे लॉग देता हूँ, जगह है मेरे पास. So we can say when the limbs of the fold, the limbs of the fold are not plane but characterized but characterized by the presence of other minor folds on them is termed as antichloriums and synchloriums. एक और पिक्चर आई है इसकी. One more picture is being shared. So रियल डायग्राम भी है, उसको देख के क्लैरिटी मिल जाती है. नोट करिए सबने, as every noted. So this complete your folds. अब इतने सारे folds बता दिए. How many folds we have discussed? नंबर देख लो इसका, कितने folds हैं. M. इसके अंदर भी अलग अलग बाइफर्केशन थी. ये दो लास्ट के 5-6 फोल्ड ऐसे हैं जिनमें कोई बाइफर्केशन नहीं थी. शुरू के जो आपको फोल्ड्स बताए थे 5-6, उसमें तो बाइफर्केशन भी थी आगे. They were further being bifurcated. So there are n number of folds. तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आई हुई है फोल्ड्स के ऊपर ही आई हुई है. So most of the problems that are being asked in the examination are on the
folds only. क्लियर है? चले आगे। 13 हाँ हो गए होंगे इतने तो। इससे ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से तो। बाईस हो गए। चलो खत्म कहानी इसकी। नेक्स्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की। फोल्ड का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट था इसको नंबर क्या दिया था? ये तो हमने इसकी बाइफर्केशन स्टार्ट कर ली थी। फोल्ड्स की जब क्लासिफिकेशन, फोल्ड्स की जब हमने क्लासिफिकेशन लिखी थी उसके आगे भी कोई नंबर मार्क किया होगा मैंने। वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो फोल्ड कौन सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट था? एफ। फोल्ड एफ था। और ये हम कर रहे थे एबीसीडी। ये भी एबीसीडी चला रखी है, वो भी एबीसीडी चला रखी है। ये छोटे हैं वो बड़े थे। चलो, so next of the structural element is termed as fault. So last of the structural element to be understood is fault. अब इतने सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट बता दिए, स्ट्रीक बता दिया, डिप बता दिया, फोल्ड्स बता दिए। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फॉल्ट्स। अब फॉल्ट की बात करेंगे। अब फॉल्ट होता क्या है? Fault is a surface or a narrow zone along which one side of the rock moves relative to the other side. ये एक नैरो जोन होती है या एक सरफेस होता है जिसमें एक साइड रॉक का मूव कर जाता है दूसरे साइड के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब है रॉक के दो साइड्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट निकल के आती है। इसको हम टेक्निकली फॉल्ट बोल देते हैं। किसकी वजह से डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेसेस। एंड वी आर नोट टू द फैक्ट शेयर स्ट्रेस का डेवलप होती है, सरफेस पे डेवलप होती है। तो अगर शेयर स्ट्रेस बढ़ जाए तो रॉक का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव कर जाता है। इस मूवमेंट को हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? फॉल्ट बोल देते हैं। दिस टेक्निकली टर्म्ड एज फॉल्ट। पिक्चर निकाल देना इसकी, लाइन डायग्राम, नहीं तो फिर मेरे को बनाना पड़ेगा, और रियल डायग्राम भी निकाल देना फॉल्ट का। सो वी कैन से इट इज अ सरफेस, it is a surface or narrow zone, it is a surface or narrow zone, surface or narrow zone along which one side has moved, along which one side has moved, one side has moved relative to the other in a direction parallel to the surface, in a direction parallel to the surface, in the direction parallel to the surface और zone। इसको हम बोल देते हैं फॉल्ट। किसकी वजह से होता है? these faults are generated these faults are generated due to shear stresses, due to the development of shear stresses, due to the development of shear stresses, shear stresses। ये shear stress की वजह से डेवलप होती है। देखते हैं क्या भेजा हुआ है। So due to the development of the shear stresses, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, चलो ये तो काम आ जाएगी पिक्चर मेरे। दो पिक्चर हैं, दो पिक्चर शो करता हूँ क्योंकि एक में क्लैरिटी ज्यादा है दूसरे से, और एक रियल पिक्चर भी आई हुई है वो भी शो कर देता हूँ। चलिए देखिए,
Extension. In fault blocks. Strike. इसको थोड़ा अगर जूम करें, जूम करके बताया जा सकता है इसको। इफ आई जूम फॉर, तब इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। चलो देखो, ये फॉल्ट दिखा रखा है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ द फॉल्ट? फॉल्ट मींस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे रॉक की एक पार्ट की दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में, या एक नैरो जोन की दूसरे नैरो जोन के रिस्पेक्ट में। ये चीज तुमने पीछे मेंशन कर दी। अब फॉल्ट के भी खूब सारे एलिमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स तो यही है लिखे हुए, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। पर इन टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स को समझने से पहले हमें इसके एलिमेंट को समझना पड़ जाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द एलिमेंट, जरा चेक करना है ये फॉल्ट क्यों बोला गया है। सो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द वन ब्लॉक ऑफ द रॉक विद रिस्पेक्ट टू द अदर ब्लॉक, रिलेटिव मूवमेंट हो रही है, इसको क्या बोला जाता है? फॉल्ट बोला जाता है। दिख रहा है फॉल्ट? सो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द वन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द अदर ब्लॉक। मूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है। ये आपको दिख रही है वर्टिकल प्लेन में, और ये नीचे मूवमेंट दिख रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सो मूवमेंट में भी बिकॉज ऑफ वर्टिकल प्लेन में भी इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले दो एग्जांपल है। नेक्स्ट, अगर मैं इसके एलिमेंट यहीं पे मेंशन करूं, इफ आई मेंशन दी एलिमेंट, अब क्योंकि ये लाइन डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, एक अगली पिक्चर निकाली थी, ये अगली पिक्चर ज्यादा क्लियर है। ये देखो, इसमें आपको ऊपर टोपोग्राफी भी दिखा रखी है इसमें। हियर द टोपोग्राफी इज आल्सो बीइंग शोन टू यू। तो अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूं, पहला एलिमेंट होता है हमारे फॉल्ट का प्लेन। तो फॉल्ट का प्लेन दिख रहा है, फॉल्ट के प्लेन, दिस इज द प्लेन ऑफ द फॉल्ट। रेड कलर से मार्क करके दे देता हूँ। और तो ये फॉल्ट का प्लेन दिख रहा है, कैन बी सीन वेरी क्लियरली। ये हमारे फॉल्ट का प्लेन है, दिस इज द फॉल्ट प्लेन, कैन बी सीन वेरी क्लियरली। ये हमारे फॉल्ट का प्लेन है, नीचे भी है, ये वर्टिकल है, वो वाले दोनों इंक्लाइंड थे। ये हमारे फॉल्ट का प्लेन है, मार्क भी कर रखा है इसने डायग्राम के अंदर। तो पहला जो एलिमेंट होता है इसको हम टेक्निकली बोलते हैं फॉल्ट का प्लेन। सो इट इज द प्लेन और द सरफेस अलोंग विच ब्लॉक मूव्स। वो प्लेन और सरफेस जिसके अलोंग ब्लॉक मूव कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं फॉल्ट प्लेन। ये पहला एलिमेंट है हमारे फॉल्ट का। दूसरा एलिमेंट होता है फॉल्ट ब्लॉक। नाम में लिखा हुआ है फॉल्ट ब्लॉक। ये दो ब्लॉक ही तो है, आपको दोनों ब्लॉक दिख रहे हैं। The two portions of the rock which are separated by the fault plane will be termed as fault block. तो fault plane ने जो दो ब्लॉक को या दो पोर्शन ऑफ रॉक को सेपरेट कर दिया, ऐसे क्या बोल देंगे? फॉल्ट ब्लॉक बोल देंगे। तो फॉल्ट प्लेन भी दिख रही है और ये आपको दो ब्लॉक दिख रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज ब्लॉक। अगली एलिमेंट होती है इसकी स्लिप। स्लिप का मतलब ये है, दिस इज अवर स्लिप। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द अनदर ब्लॉक विल बी टर्म्ड एज व्हाट? एक ब्लॉक की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दूसरे ब्लॉक के टर्म में, इसको स्लिप बोल दिया जाता है। दिख रही है स्लिप? So relative displacement of the one block with respect to the another block will be technically termed as slip. अब ये slip किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। स्लिप हो सकती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिप, स्लिप में भी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइक। और स्ट्राइक और डिप मैंने आपको पीछे बता रखे हैं। जो रिलेटिव मूवमेंट है हमारे दो पोर्शन ऑफ रॉक की, ये या तो डिप की डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये हमारे स्ट्रीक की डायरेक्शन में भी हो सकती है। इट में भी इन एनी डायरेक्शन। क्लियर है पूरी कहानी? रीड करना उस पर कुछ भी। तो ये तीन एलिमेंट है हमारे फॉल्ट के, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फॉल्ट। अब क्लासिफिकेशन तो बता ही दूंगा, इसके बनाना नहीं पड़ेगा। सो वी कैन से these faults are characterized by these faults are characterized by these faults are characterized by following elements. So these faults are characterized by following elements. तो कौन कौन से एलिमेंट है? पहला एलिमेंट, these faults are characterized by following elements. कौन कौन से हैं? fault plane. So fault plane, we can say it is the plane, it is the plane or surface, it is the plane or surface along which, it is the plane or surface along which the block moves, along which the block moves.
along which the block moves with respect to each other. Block moves with respect to each other. So with respect to each other. इसको हम बोल देते हैं fault plane. ये तो हमारा हो गया पहला एलिमेंट, यहीं पर मार्क कर देता हूँ, आगे नई स्लाइड पर नहीं जा रहा. दूसरा एलिमेंट फॉल्ट ब्लॉक, कैपिटल में लिखा है ना. The next of the element is fault block. जो दो पोर्शन है, the two portion of the rocks, the two portion of the rocks, क्यों हो रहा है, the two portion of the rocks separated by the fault plane, rocks separated by the fault plane, separated by the fault plane is termed as fault block, is termed as fault block, is termed as fault block. इसको fault block बोला जाता है. 1 2 3. Next slip. Slip, the relative displacement, the relative displacement, the relative displacement that occurs during faulting is termed as slip, is termed as slip, is termed as slip. Next, it may occur along the strike direction or in the direction of dip, or in the direction of dip. Strike direction or in the direction of dip or both, दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है. तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है जो फॉल्टिंग के टाइम पे अकर करती है, which occurs during the faulting. तो ये तो आपको एलिमेंट्स बता दिए. These are the elements which I have discussed. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर किसी के लिए? Any of the point to be referred from this or any? चलो, अब जो भी डिस्प्लेसमेंट आपकी निकल के आई है, जैसे मैं पहला वाला डायग्राम ले रहा हूँ, जरा बताना पहले वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है? इंक्लाइन डायरेक्शन में हो रही है. दैट इज इंक्लाइन डायरेक्शन. ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने अलग से बना दिया. इंक्लाइंड है डिस्प्लेसमेंट ये वाली. इस डिस्प्लेसमेंट का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज हीव एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज थ्रो. जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं हीव और इसको बोलते हैं थ्रो. तो ये डी मतलब डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हीव है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है थ्रो है. तो दो अलग अलग कंपोनेंट निकल के आ गए इसके अंदर. तो उसके आगे मेंशन कर देता हूं. The horizontal component of this displacement, the horizontal component of this displacement is termed as heave, and vertical component is termed as throw. और वर्टिकल कंपोनेंट को हम थ्रो बोलते हैं. सो इट इज टर्म्ड एज थ्रो. नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? चलो, जब डिस्प्लेसमेंट हमारी इंक्लाइंड हुई है, देख रही है डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड हो रही है. ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इट में भी हॉरिजॉन्टल आल्सो. जब डिस्प्लेसमेंट हमारी इंक्लाइंड हुई, वर्टिकल भी दिख रही है आपको,
जब डिस्प्लेसमेंट हमारी इंक्लाइंड हुई, जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है, द अबव ब्लॉक, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट होती है, ऊपर वाले ब्लॉक को हम टेक्निकली बोलते हैं, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फुटवॉल ब्लॉक, और जो नीचे वाला ब्लॉक होता है उसको टेक्निकली बोला जाता है थ्रो ब्लॉक। तो दो अलग अलग कंपोनेंट निकल के आ गए, दीज आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर इंक्लिनेशन पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसको भी आगे क्लासिफाई किया हुआ है। अगर ये इंक्लिनेशन 45 डिग्री से ज्यादा हो गई तो उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं हाई एल्टीट्यूड ब्लॉक, और अगर डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री से कम हो रही है फॉल्ट की, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लेन है, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं लो एल्टीट्यूड फॉल्ट। तो हाई एल्टीट्यूड फॉल्ट और लो एल्टीट्यूड फॉल्ट, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने एंगल पे हमारा फॉल्ट का प्लेन निकल के आ रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द फॉल्ट प्लेन। अब इसके बाद हम इसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, वी कैन क्लासिफाई दिस आल्सो, और वो क्लासिफिकेशन यहीं पे दिख रही है, इसलिए मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा हूँ, पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे सारी चीजें मेंशन करा के दे दूंगा। तो क्लासिफिकेशन के लिए जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था उसको हटाया, थोड़ा सा और नीचे किया, नीचे वाला भी दिख जाए। देखिए अब क्लासिफिकेशन क्या है। दी क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रही है इन द लाइन पैरेलल टू द फॉल्ट, इसको हम बोल देंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो इसमें लिखा होगा ये रहा स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नीचे वाले दोनों ये रहा, दिस इज नोन एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कौन से प्लेन में हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, तो उसका नाम क्या रख दिया, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। So the displacement is taking place in the horizontal direction. This is technically termed as strike slip fault. पर अगर यही डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड होने लग जाए, इसको हम बोलने लग जाएंगे डिप स्लिप फॉल्ट, और वो डिप स्लिप फॉल्ट ऊपर है, कहाँ गया है, ये रहा डिप स्लिप फॉल्ट। ये दोनों हमारे डिप स्लिप फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होने लग गई है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेस में इंक्लाइंड है, तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, डिप स्लिप फॉल्ट। अब डिप स्लिप फॉल्ट भी दो तरह के हैं, दीज आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब क्या है, दो तरह के, इनको हमने क्लासिफाई कर रखा है नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। अभी नॉर्मल फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट क्या होती है, व्हेन द हैंगिंग वॉल ड्रॉप्स डाउन, जब हैंगिंग वॉल ड्रॉप्स डाउन कर जाए इन रिलेशन टू द फुट वॉल, जरा चेक करना, जब हैंगिंग वॉल ड्रॉप डाउन कर जाए इन रिलेशन टू द फुट वॉल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। पर अगर हैंगिंग वॉल राइज कर जाए इन रिलेशन टू द फुट वॉल, इसको हम बोल देते हैं रिवर्स फॉल्ट, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज रिवर्स फॉल्ट। और दोनों को जोड़ के बोला जाता है डिप स्लिप फॉल्ट। नाम से समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार फॉल्ट कौन सी डायरेक्शन में, डिप की डायरेक्शन में, तो नाम रख दिया डिप स्लिप फॉल्ट। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ओब्लिक फॉल्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज टर्म्ड एज ओब्लिक फॉल्ट। तो सारे फॉल्ट यहीं पे दिखा दिए आपको, ऑल दी फॉल्ट्स आर बीन शोन। अब अगर कोई रियल पिक्चर दिख जाती है इन फॉल्ट्स की तो बता देना, बाकी एक जने ने भेजी थी रियल पिक्चर, दिस इज द रियल पिक्चर, जरा देखना ये कौन सा फॉल्ट है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, डिप स्लिप फॉल्ट। तो इसको हम डिप स्लिप फॉल्ट बोल देते हैं। क्लियर है, नॉर्मल और ऑब्लिक क्लियर नहीं हुआ, नॉर्मल और ऑब्लिक क्लियर नहीं हुआ, नॉर्मल और ऑब्लिक क्लियर नहीं हुआ, दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। नॉर्मल और रिवर्स कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के डिप स्लिप है, ये ऑब्लिक में तो ये दोनों कंबाइंड है, स्ट्राइक स्लिप और डिप स्लिप कंबाइन करके ऑब्लिक बता रखा है। नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में फर्क क्या है, कि जो हमारी हैंगिंग वॉल ब्लॉक है और जो फुट वॉल ब्लॉक है, उसमें से कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो इसके लिए मैंने पीछे डिफाइन भी किया था, हैंगिंग वॉल ब्लॉक क्या होता है, हैंगिंग वॉल ब्लॉक फॉल्ट के ऊपर मिलेगा, फॉल्ट के ऊपर वाला जो पोर्शन है फॉल्ट, तो फॉल्ट के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको टेक्निकली बोलते हैं हैंगिंग वॉल ब्लॉक, फॉल्ट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फुट वॉल ब्लॉक। तो दो अलग अलग बातें। अब जरा चेक करना इनमें कंपैरिजन कैसे की हुई है, हाउ दे आर बीइंग कंपेयर्ड। तो हमने बोला नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट में कौन सी चीज ऊपर है, नॉर्मल फॉल्ट में कौन सी चीज ऊपर है, ये हमारा फुट वॉल है, इसको मैंने फुट क्यों बोला हुआ है, व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज फुट, ये हमारा फॉल्ट है,
फॉल्ट के ऊपर जो ब्लॉक होता है इसको क्या बोला जाता है? हैंगिंग वॉल ब्लॉक। फॉल्ट के नीचे जो होता है इसको बोला जाता है फुट वॉल ब्लॉक। पहले तो नाम लिख दो इनके। ये हमारा हैंगिंग वॉल ब्लॉक है और ये हमारा फुट वॉल ब्लॉक है। यहीं पे लिख देता हूँ अंदर एफ और एच। येलो कलर दिख भी रहा है। तो ये हैंगिंग वॉल ब्लॉक है, ये फुट वॉल ब्लॉक है। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या फॉल्ट होता है? नॉर्मल फॉल्ट वो फॉल्ट होता है जिसमें हमारे हैंगिंग की डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकल के आ जाए, जिसमें हैंगिंग की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल के आ जाए इन रिलेशन टू दी फुट वॉल। तो फुट तो वहीं पर ही है, हैंगिंग कहाँ आ गई है? नीचे आ गई है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट। खत्म हुई इसकी कहानी। अब दूसरा आया जो हमारा फॉल्ट है इसके जो ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है उसे क्या बोला जाता है? जो हमारा फॉल्ट है इसके जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है उसे क्या बोला जाता है? हैंगिंग। जो नीचे वाला होता है उसे क्या बोला जाता है? फुटवॉल बोला जाता है। अब अगर हैंगिंग वॉल ऊपर मूव कर जाए, अगर हैंगिंग वॉल ऊपर मूव कर जाए इसे क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं रिवर्स फॉल्ट। तो ये हमारी हैंगिंग है, ये हमारी फुट है। तो ये फॉल्ट है। फॉल्ट के जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है हैंगिंग होता है, फॉल्ट के जो नीचे वाला ब्लॉक होता है उसे फुट बोला जाता है, फुटवॉल ब्लॉक। तो अगर हैंगिंग वॉल ब्लॉक ऊपर चला जाए इन रिलेशन टू दी फुटवॉल वॉल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट। तो दोनों सेम कैसे हुए? हाउ कम बोथ आर सेम? दोनों अलग अलग। तो अगर आप इस बात को समझने के लिए फुटबॉल ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए हो, तो अगर आप फुटबॉल ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए हो नॉर्मल फॉल्ट में, तो आपको जो हैंगिंग वॉल ब्लॉक है वो नीचे जाता हुआ दिखेगा। इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर अगर आप रिवर्स फॉल्ट में फुटबॉल वॉल के ऊपर बैठे हुए हो तो आपको हैंगिंग वॉल ब्लॉक ऊपर जाती हुई दिखेगी। दोनों अलग अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? किसी को कांस्टेंट रखेंगे, फुट कांस्टेंट रहेगा हमेशा। फॉल्ट के जो नीचे वाली लाइन है ये कांस्टेंट है, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ही है। तो फॉल्ट के जो नीचे है वो कांस्टेंट ही है। क्लियर है? अब रियल पिक्चर अगर आई है इन चारों की तो भेज देना। रियल पिक्चर भेजो ना। अभी जो आपने रियल पिक्चर देखी है उसी का लाइन डायग्राम है ये देखो, ये सेम ये पिक्चर है ये वाली, इसी का लाइन डायग्राम भेजा हुआ है। इट्स लाइन डायग्राम इज बीइंग शोन। देखो चेक करो, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग किस डायरेक्शन में हो रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है। यहाँ से क्लैरिटी भी आ रही है, 3 डायमेंशन में है। ये डायग्राम परफेक्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि रिलेटिव मूवमेंट हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग। क्योंकि रिलेटिव मूवमेंट हो रही है इंक्लाइंड डायरेक्शन में, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिप स्लिप फॉल्ट। तो ये और ये दोनों के दोनों क्या है? डिप स्लिप फॉल्ट है। बोथ आर डिप स्लिप फॉल्ट। अब डिप स्लिप फॉल्ट में भी दो तरह के फॉल्ट थे, एक नॉर्मल था और एक रिवर्स था। अब जरा चेक करके देखना, ये फुटवॉल है, हमारी जो हैंगिंग वॉल ब्लॉक है ऊपर चली गई, क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स फॉल्टिंग लिखा हुआ है, रिवर्स फॉल्टिंग। ये आपका फुटवॉल है, आपकी हैंगिंग वॉल ब्लॉक नीचे आ गई, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? नॉर्मल फॉल्ट। ये हमारी नॉर्मल फॉल्ट है। तो इस पिक्चर में सारे फॉल्ट आपको एक साथ दिखा रहे हैं। इन दिस पिक्चर ऑल दी फॉल्ट्स आर बीइंग शोन टू यू। क्लियर? अब यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आ गई है। और फ्रॉम हियर दी ऑल टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स कैन बी अंडरस्टूड। अब मेंशन कर दो इन सारी बातों को, वी कैन मेंशन ऑल दी पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? द फॉल्ट ब्लॉक, the fault block above the fault block above the fault plane is the hanging wall block, hanging wall block, and the block block below the fault, and the block below the fault is
फुटबॉल ब्लॉक इज फुटबॉल ब्लॉक, इसको हम फुटबॉल ब्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट हमने मेंशन किया अ फॉल्ट इन विच a fault in which rock strata are displaced mainly in a horizontal direction, mainly in the horizontal direction, mainly in the horizontal direction, parallel to the line of fault, parallel to the line of fault is termed as, parallel to the line of fault is termed as strike slip fault, इसको strike slip fault बोलते हैं। नेक्स्ट, if a fault uh, if in a fault displacement displacement is inclined, displacement is inclined, it is termed as, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं dip slip fault, so it is termed as dip slip fault। ये आगे और क्लासिफाइड है, and it is further classified as, and it is further classified as, इसको हमने आगे और क्लासिफाई कर रखा है। So and it is further classified as, क्लासिफाई कर रखा है कैसे, ए नॉर्मल फॉल्ट, क्या है नॉर्मल फॉल्ट, when the hanging wall, when the hanging wall drops down, when the hanging wall drops down in relation to, in relation to the, in relation to the footwall, when the hanging wall drops down in relation to the footwall, it is termed as normal fault, it is termed as normal fault, इसको हम normal fault बोलते हैं, it is termed as normal fault। नेक्स्ट हमारा क्या था, रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट क्या है ये, इसमें हैंगिंग वॉल ऊपर जा रही है, सो व्हेन द हैंगिंग वॉल मूव्स अप, जब हैंगिंग वॉल मूव कर जाए अपर डायरेक्शन में, इन रिलेशन टू दी, in relation to the footwall, it is termed as reverse fault। ये हमारे फॉल्ट की क्लासिफिकेशन खत्म, it is termed as reverse fault, इसको रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। So this is technically termed as reverse fault। फर्स्ट सेंटेंस एक कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा ना, रिवर्स फॉल्ट, आपका फर्स्ट सेंटेंस एक कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा ना, रिवर्स फॉल्ट वाली, क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, सवाल क्या पूछ रहे हैं,
बैक स्लाइड में तो बस मैंने आपको ये बताया कि फॉल्ट के ऊपर वाला जो ब्लॉक होता है वो हैंगिंग वॉल होता है, फॉल्ट के नीचे वाला जो ब्लॉक होता है वो फुटवॉल होता है। वो तो बस डिफाइन किया है कि हैंगिंग वॉल ब्लॉक क्या है और फुटवॉल ब्लॉक क्या है। और इसको समझने के लिए ये है, फॉल्ट के ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो हमारा हैंगिंग वॉल ब्लॉक है, नीचे वाला फुटवॉल ब्लॉक है। फॉल्ट के ऊपर वाला जो होगा वो हैंगिंग वॉल ब्लॉक है, नीचे वाला फुटवॉल ब्लॉक है। अब आपका सवाल समझ में नहीं आया मेरे को। किसी एक को कांस्टेंट करके सोचो तो समझ आ जाएगा। तो पहले वाले में तो मैंने डिफाइन किया है कि हैंगिंग वॉल ब्लॉक क्या होता है, फुटवॉल ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पे कहीं क्लासिफिकेशन थोड़ी ना लिखी है, डिफाइन तो मैंने आगे किया है फिर यहाँ पे आके कि नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है और रिवर्स फॉल्ट क्या होती है। तो जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है वो सारे कंप्लीट हो गए। ऑल द सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ व्हाई वी हैव टू एनालाइज द और व्हाई वी हैव टू स्टडी द जियोलॉजी इन द इंजीनियरिंग फील्ड, रीजन बीइंग ये सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जियोलॉजिकल हैजार्ड के लिए। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोलॉजिकल हैजार्ड। और किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से पहले हमें एनालाइज करना पड़ता है क्या इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल, अगर अर्थक्वेक हुआ, इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट हो सकता है, सुनामी आ सकती है, रॉक फॉल हो सकते हैं, सॉइल फ्लो कर सकती है, सॉइल फ्लो कर सकते हैं मतलब लिक्विफेक्शन आ सकता है, फिर रॉक का एवलेंच हो सकता है जिसको लैंडस्लाइड भी बोल देते हैं, टेक्निकली टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। ये फॉल्ट्स डेवलप हो सकते हैं, फॉल्ट्स में डेवलप ग्राउंड की शेकिंग हो सकती है। तो ये अर्थक्वेक की इम्पैक्ट है। उसी तरीके से अगर वॉल्केनो एरप्ट हो गया तो इट में लीड टू दी एवोल्यूशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, लावा फ्लो करके आ जाता है सरफेस के ऊपर, डोम्स बन जाती हैं, इट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डोम्स। जब वॉल्केनो एरप्ट होता है तो जो रॉक्स हैं वो भी मूव करने लग जाते हैं, मतलब वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में चलने लग जाते हैं। कहने का मतलब है ब्लास्ट भी हो सकता है उसकी वजह से। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं किसके? जियोलॉजिकल इवेंट से। तो जब भी कोई इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है पहले एनालाइज किया जाता है कि क्या उस स्ट्रक्चर की साइट पे जियोलॉजिकल इवेंट होने के चांसेस है या नहीं है। नहीं है, देन ओनली द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग कैरिड आउट। सो दिस कंप्लीट्स योर एंटायर एनालिसिस ऑफ जियोलॉजी। तो 5 लेक्चर रखे थे, एग्जैक्टली 5 में कंप्लीट हो गया। सो आपकी पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गई। अब नाउ योर कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज कंप्लीटेड, योर कंप्लीट सर्वेइंग इज कंप्लीटेड। आपकी पूरी सर्वेइंग भी कंप्लीट हो गई है। जियोलॉजी हो गई और सर्वेइंग हो गई। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। रियल पिक्चर हैज बीन सेंट, फॉल्ट की रियल पिक्चर भेजी है। देख लो भैया, फॉल्ट की रियल पिक्चर भेजी है। क्या कहलाएगा ये? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिख रहा है इंक्लिनेशन? तो डिप स्लिप फॉल्ट। तो दिस इज टर्म्ड एज डिप स्लिप फॉल्ट, इसको डिप स्लिप फॉल्ट बोला जाता है। और क्या भेजा है? वही दूसरा भी डिप स्लिप फॉल्ट ही भेजी हुई है। सेकंड इज आल्सो डिप स्लिप फॉल्ट। सेकंड इज आल्सो डिप स्लिप फॉल्ट, वही डिप स्लिप फॉल्ट है। So again dip slip fault.
Thank you, everyone. Thank you all.